लोकप्रिय जननेता देवेंद्र जी का स्वागत करने के लिए आप तीनों लोग मंच पर आए। महाराष्ट्र के 9वें उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस 4 दशक से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। 1970 में श्री देवेंद्र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से छात्र जीवन में जुड़े रहे। नागपुर विश्वविद्यालय से लॉ में स्नातक किया और बर्लिन यूनिवर्सिटी से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की। राजनीतिक जीवन में वे नागपुर निगम के सबसे कम उम्र के मेयर बने। श्री देवेंद्र जी सबसे कम उम्र के महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने और नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक बने। महज 44 साल की उम्र में महाराष्ट्र सरकार के दूसरे सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने। जननायक माने जाने वाले श्री देवेंद्र फडणवीस राज्य की राजनीति के प्रमुख सूत्रधार हैं। आपको इस देश के भविष्य के नेताओं के रूप में देखा जाता है। 5 जन्य के मुंबई संकल्प कार्यक्रम में आपका हृदय से स्वागत है। विभाजन की विभीषिका की कहीं कहानी इस पुस्तक के विमोचन के लिए प्रफुल्ल केतकर जी को मेरी आवाज है तो प्रफुल्ल केतकर जी। अच्छा ठीक है, वो गवर्नर साहब आए हैं ना। आग्रह करूंगी हितेश जी से कि इस पुस्तक के बारे में थोड़ा सा विवरण दें। विभाजन की विभीषिका, जैसा कि आपको याद है कि इस पिछले साल 15 अगस्त को देश की लाल किले की प्राचीर से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि विभाजन की विभीषिका इस सदी की पिछली सदी की सबसे त्रासदीपूर्ण घटना रही थी और उसको याद करने का दरअसल उन लोगों के प्रति श्रद्धांजलि होगी जिनके बारे में कभी कुछ कहा नहीं गया। 5 जन की कोशिश ये रही कि उस त्रासदी में अब बचे हुए कुछ लोगों की जुबानी उनसे कुछ उनके डॉक्यूमेंटेशन करके किया जाए। और आपके साथ हम शेयर करते हुए एक बात और इस बारे में करना चाहेंगे कि इसी विषय पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म को इस बार इफी में इंडियन पैनोरामा में सेलेक्ट किया गया और जनता का अच्छा प्यार मिला जिसको वहां पर लोगों ने काफी सराहा। ये अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है कि उस त्रासदी पर अभी तक नॉर्मली इंडिया में इस तरह की फिल्में नहीं बनी थी जिसमें कि हम उस दर्द को निष्पक्षता और उसके साथ दिखा सकें। जी धन्यवाद अनुराग जी। ये पुस्तक विशेष है क्योंकि ये केवल पुस्तक नहीं है, ये वास्तव में एक बड़ा शोध का विषय था कि जब इस देश का विभाजन हुआ तो वो पीड़ा कैसी थी और उससे हमें सीख क्या मिली, सफरिंग्स क्या थी और उसकी लर्निंग क्या है। पांचजन्य बीते 4 वर्ष से इस शोध पर काम कर रहा था। 15 वर्ष पर 15 कहानियां हमने 4 वर्ष पहले की थी और अब तक हम 200 से ज्यादा परिवारों के इसमें हमने वीडियो डॉक्यूमेंट किए। जब वो डॉक्यूमेंट हुए और उसको हमने उसकी कॉपी जब हमने जांची, उसको संपादित किया तो लगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा काम है और हम जिनसे बात कर रहे हैं वो पतझड़ के पत्ते हैं। अगली बार हमें जाने देखने को मिले या ना मिले, उन सब परिवारों में जाना, उनसे बात करना, ये ऐसा झकझोरने वाला अनुभव था कि हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, अश्विनी मिश्रा, अरुण सिंह, दिनेश मानसेरा, वरुण गुलाटी जी की एक टीम दिल्ली में है, उसने भी इसके लिए काम किया। कुछ इंटरव्यूज और लोगों ने भी किए, राज चावला जी ने भी एक इंटरव्यू किया। तो ये जो टीम जब गई और स्टोरीज निकली तो ये भी एक अवसाद की सी स्थिति में थे। फिर हमने इन इंटरव्यूज को एक तरफ रखा और जिस समय की ये बात है उस समय के घटनाक्रम को
उस समय की राजनीति को समझने के लिए एक अलग से शोध किया और उस शोध के साथ ये इंटरव्यूज लगाए, तब जाके ये पुस्तक बनी है। और मैं बताऊंगा कि इसका हमें अंदाजा नहीं था कि कितनी बड़ी होने वाली है। हमने शायद YouTube के लिए कोई छोटी फिल्म बनाई थी, मगर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इस पर आधारित फिल्म को स्वीकार किया गया और वो अब अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की चुनिंदा एंट्रीज में सत्यजीत रे जैसी उनकी बनाई हुई फिल्मों के साथ इस पर आधारित फिल्म वहां जाने वाली है। ये तो पुस्तक की बात हुई। देवेंद्र जी, अब मैं आपसे विशुद्ध मुंबई की बात करता हूं। आप नागपुर, मुंबई यहां पले बढ़े हैं। आपने अपने साथ मुंबई को भी बढ़ते हुए देखा है, जैसा फिल्मों में देखते हैं, जैसा आर्काइव्स में अपराध का ताना बाना दिखता है। पहले ये मुंबई जो थी, यहां भाई, यहां डॉन की बात होती थी, बम की बात होती थी, वसूली की बात होती। इस एक अलग तरीके से मुंबई को जाना जाता था। समृद्धि थी मगर उसके साथ एक भय भी था। आज क्या बदला है? आज की मुंबई कैसी है? मैं ऐसा मानता हूं कि आज की मुंबई ये भयमुक्त मुंबई है। इसका कारण यह है कि आप देखिए, पिछले 8 सालों में मुंबई में कोई ऐसी घटना नहीं हुई कि जिसको आतंकवादी घटना कहा जा सके। मुंबई में भाईगिरी, वसूली, इसके ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर अंकुश आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी मुंबई में हमारी बहनें रात को 12 बजे, 1 बजे लोकल ट्रेन में सफर कर सकती है। मुंबई में बहनों को आज भी घूमते हुए सुरक्षितता महसूस होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की मुंबई देश के अन्य राज्यों का, अन्य शहरों का अगर विचार किया जाए तो एक बहुत सेफ सिटी है, एक बहुत सुरक्षित शहर है। और इसको सुरक्षित बनाने के लिए कई चीजें हमने भी सरकार के रूप में की है। और जैसे सरकार के रूप में की है, वैसे ही मुंबई की जनता को भी इसका श्रेय जाता है, क्योंकि मुंबई की जो जनता है, इसमें जो जिजीविषा है, इसमें जो एक लड़ने की ताकत है, वो बहुत प्रचंड इस प्रकार की ताकत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई की जनता में अनुशासन बहुत है। आप देखिए, मुंबई के बस स्टॉप पर लोग लाइन लगाकर बस में चढ़ते हैं। मुंबई में इतना ट्रैफिक होने के बावजूद बहुत कम या नौसिखिए लोग आपको लेन जंपिंग करते हुए दिखेंगे। मतलब मैं कई बार कहता हूं कि दिल्ली में आपको किसी न किसी ने ठुकी हुई गाड़ियां दिखेगी, मुंबई में नहीं दिखेगी, क्योंकि एक मुंबई के लोगों में भी एक अनुशासन है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि मुंबई की एक अपनी संस्कृति, एक परंपरा है। और एक इसको तुलना की दृष्टि से मैं इसको, क्योंकि कोई भी सिटी 100% सेफ सिटी नहीं होती है, हमको तो तुलना ही करनी पड़ती है, पर तुलना अगर करें तो ये काफी सेफ सिटी है। नहीं, मगर आपने तुलना में वो जगह छेड़ दी जहां से मैं आता हूं और जहां का दुख समझता हूं। आप यहाँ का यूएसपी बताते हैं, वो तो अपना यूएसपी ही कहते हैं कि हम अराजकतावादी हैं। वो ऐसा सरकार ही कहती है। तो अराजकता को पोषने वाली राजनीति और व्यवस्था को पोषने वाली राजनीति, इन दोनों के अंतर में से मुंबई आगे कैसे बढ़ी? मेरा प्रश्न वही है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि विशेष रूप से चूंकि आज हम लोग 26/11 को याद कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि 26/11 एक ऐसा घाव है जो कभी भरा नहीं जा सकता। वो एक ऐसी एक हमारे ऊपर लगा हुआ लांछन है कि जिसको हम कभी दूर नहीं कर सकते। हम ये जरूर प्रयास कर सकते हैं कि कोई दूसरा 26/11 न हो, और शायद यही प्रयास मुंबई को औरों से अलग बनाता है। मुझे याद है कि 26/11 के बाद एक हमारे पूर्व गृह सचिव जी के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने रिपोर्ट दिया था। मैं जब 26/11 हुआ, मैं एमएलए था, मैं अपोजिशन में एमएलए था,
मैंने काफी उस बात के ऊपर उसको विधानसभा में उठाया था और मैं लगातार ये कहता आया था कि 26/11 की इंफॉर्मेशन ये हमारे पास थी, लेकिन हम एक्ट नहीं कर पाए। हमारे पास कोऑर्डिनेशन नहीं था और बाद में जब ये रिपोर्ट सरकार को मिली तो कई बार ये होता है कि अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए सरकारें ऐसे रिपोर्टों को दबा कर रखती है, तो मुझे फिर वो काम करना पड़ा। उस रिपोर्ट में से कुछ चीजें चुरा कर मैं उस पर आऊंगा। हाँ, तो विधानसभा में रखनी पड़ी और उसके बाद जब मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो सही मायने में उस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने का काम उस समय हमने किया। हमारे आदरणीय गवर्नर साहब आए हैं तो मैं 1 मिनट के लिए रुकता हूं। गवर्नर साहब तो देखिए, ये जो रिपोर्ट आई थी जी, इसने मोटे तौर पर कुछ चीजें कही थी। मसलन मुंबई को सीसीटीवी कवरेज करना चाहिए और आधुनिक तरीके से इसको पूरा सर्विलेंस में लाना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा, 2008 में घटना हुई, 2009 में सीसीटीवी लगाने के लिए हमने कार्रवाई शुरू की, 2014 तक मुंबई में सीसीटीवी नहीं लग पाए। उसके टेंडर निकलते थे, टेंडर कैंसिल होते थे, ऐसे ही चलता रहा। लेकिन जिस समय मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने ये कहा कि अगर हम 6 साल एक्ट नहीं कर पाएंगे, एक रिपोर्ट आपके पास है और मुंबई में इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी हम सर्विलेंस नहीं खड़ा कर पा रहे, मैंने तुरंत उस काम को हाथ में लिया। इमीडिएटली उसके सारे टेंडर्स किए, उसके वर्क ऑर्डर दिए और एलएनटी को काम देकर पीछे लग के 1 साल के भीतर मुंबई को सीसीटीवी कैमरे से पूरा कवर किया। उसकी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तैयार की, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम एक सीपी ऑफिस में तैयार की, एक कॉर्पोरेशन में तैयार की और पूरे तरीके से मुंबई को हमने सर्विलेंस के अंडर 1 साल के भीतर लाया। आज उसका परिणाम ऐसा है, मुझे लगता है पूरे देश में 1 साल में ऐसा काम नहीं हुआ। दिल्ली में करीब 10 साल से जी जी जी। और अब तो हम लोग फेज 2 कर रहे हैं। मैं 2019 में मैंने फेज 2 शुरू किया था, शायद फेज 2 भी मेरे हाथ में लिखा था, इसलिए बीच में 2.5 साल सरकार कुछ कर नहीं पाई। अभी फेज 2 का काम हमने शुरू किया है, जिसमें फेस रिकॉग्निशन कैमरा सहित हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ये सर्विलेंस को हम नेक्स्ट लेवल पर ले जा सके। तो केवल सर्विलेंस की बात नहीं है, मतलब मैं ये कह रहा था कि सर्विलेंस का फायदा ये हुआ कि आज स्ट्रीट क्राइम जो है इसमें ये सर्विलेंस इतना काम करता है। और जैसे आपको पता होगा कि जो अभी एक बहुत ही भयानक घटना हमारे यहाँ हुई थी, पुलिस वालों ने ही अंबानी जी के घर के सामने बम रखने का नाटक किया था। ये भी क्यों खुला? क्योंकि वहां सीसीटीवी कवरेज था, कैमरा लगा हुआ था। तो इस बात को अलग रखते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो इस रिपोर्ट ने कही थी, वो ये कही थी कि चूंकि उस समय मैंने खोज कर निकाला था कि नेवी ने इस संदर्भ में ऐसी नौकाएं आ रही है, इसकी जानकारी दी थी, लेकिन हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसियां है इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं था, स्टेट पुलिस में कोऑर्डिनेशन नहीं था, इसलिए इंटेलिजेंस होने के बावजूद हम लोग उनको इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, उनको रोक नहीं पाए। और इसी फैक्ट को पकड़ते हुए कमेटी ने कहा था कि एक जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी तैयार होनी चाहिए और ये जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी ने लगातार बैठकें लेनी चाहिए ताकि सारा इंटेलिजेंस शेयर हो। बहुत शुरू तो हुआ, लेकिन जब तक स्वयं गृह मंत्री उसमें ध्यान नहीं देते, ऐसी चीजें कारगर नहीं होती। देखिए, हम कितनी भी आइडियल बात करें तब भी हमारे देश की सारी एजेंसियां एक दूसरे को 100% कोऑपरेट करेगी, ऐसा ना हमारे देश में होता है, ना अमेरिका में होता है, ना इंग्लैंड में होता है। इसलिए मैंने ये शुरुआत की कि गृह मंत्री की अध्यक्षता में जितनी सेंट्रल की, स्टेट की जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, ये सब 15 दिन में एक बार बैठेगी और जितने इंटेलिजेंस इनपुट है वो सारे पढ़े जाएंगे और सारे एक दूसरे से साझा होंगे
और तब से 2014 से लेकर आज तक ये पद्धति चल रही है। तो इसके कारण इंटेलिजेंस शेयरिंग होता है, इंटेलिजेंस शेयरिंग होता है तो उसका एक बड़ा फायदा भी होता है। कुछ चीजें उसके बाद जो बदली वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने समुद्र में हमारी अड़चने क्या है हमारे ध्यान में आई, तो 2014 के बाद विशेष रूप से मोदी जी की सरकार ने इसमें बहुत पहल की। हम लोगों ने सारी फिशिंग बोट्स को आइडेंटिफाई किया, उसके ऊपर ट्रांसपॉन्डर्स लगाए, उसका एक कलर कोडिंग उसकी स्कीम की। ये सारी चीजें जो मोदी जी की सरकार में हुई, इसके कारण हमारा जो एक सारा समुद्र किनारा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान की बोट आ जाती तो हमारी बोट में उसको आइडेंटिफाई करना बहुत कठिन था। लेकिन आज ये ट्रांसपॉन्डर्स के कारण, ये कलर कोडिंग के कारण हम उसको समझ सकते हैं। और उसके साथ साथ दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण शुरू हुई। एक सागर कवच, 2 प्रकार की एक्सरसाइजेस होती है जिसमें पूरे हमारी नेवी और कोस्ट गार्ड और सारी एजेंसीज ये साल में 2 बार 3 बार अलग अलग प्रकार से इसकी ड्रिल करती है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि विशेष रूप से ये जो 2009-10 में उस समय का जो रिपोर्ट आया था, इस रिपोर्ट पर मुंबई को सुरक्षित करने के लिए अमल अगर हुआ होगा तो मोदी जी की सरकार आने के बाद और महाराष्ट्र में हमारी सरकार आने के बाद हुआ और आज तक वो चल रहा है। आप ये जो भाजपा सरकार की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा पहले की बात करता हूं कि जिस समय ये मुंबई हमला हुआ 14 वर्ष पहले, उसके बाद जांच, पूरा देश एक गुस्से में भी था, आक्रोश में, आंसुओं में, एक खींच थी पूरे देश के मन में। मगर उस समय पर गृह मंत्रालय ने पहले जो फैसला किया था, आपको जानकारी होगी, ये केस जिस तरह से चला वैसा चले ऐसा शायद तैयारी नहीं थी। 12 अलग अलग FIR, 12 अलग अलग मामले चलाए जाएं। अगर वैसा होता तो क्या ये केस कभी क्लोज हो पाता? मुझे नहीं लगता है कि अगर ऐसा होता तो ये केस क्लोज हो पाता। ये इसको एक साथ एक FIR में जो कन्वर्ट किया गया और उसके बाद जिस प्रकार से इसको चलाया गया, मुझे ऐसा लगता है कि उसी के कारण इसको क्लोज किया जा सका। और मैं हमारी सारी टीम का, लीगल टीम का, पुलिस का भी और सेंट्रल एजेंसीज का भी बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको चलाया। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग पाकिस्तान के षड्यंत्र को एक्सपोज कर पाए। ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान हाथ खींच लेता था, लेकिन हम लोग पाकिस्तान के षड्यंत्र को पूरे तरीके से एक्सपोज कर पाए और दुनिया के सामने आया कि ये षड्यंत्र पाकिस्तान ने रचा था। पहले डोजियर भेजना, पहला डोजियर भेजना, दूसरा डोजियर भेजना, मुझे याद है मीडिया में खबर इसी तरह से बनती थी। आज सौंपा तीसरा डोजियर, जैसे डोजियर नहीं सौंपा, पिन निकाल के हैंड ग्रेनेड सौंप दिया है, उसी को बड़ा बना के बताने की कोशिश होती थी। आज क्या अंतर आया है कि आज हम नहीं कुछ करते हुए दिखते हैं, फिर भी हमारे शत्रु दहशत में रहते हैं, भय में रहते हैं, कोई धृष्टता करने की हिमाकत नहीं करते हैं। देखिए, जिस समय हमला होता है ना, उस समय सॉफ्ट डिप्लोमेसी काम नहीं करती। हमारी डिप्लोमेसी कैसी थी? आपने हमारे ऊपर हमला किया, हम आपकी निंदा करते हैं। आपने और एक बार हमला किया तो कड़ी निंदा करते हैं। आपने तीसरी बार हमला किया तो कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। हम निंदा करते रहे, डोजियर देते रहे। मोदी जी ने हमारे इस नजरिए को बदल दिया और मोदी जी ने कहा हम पर हमला करेंगे तो घुसकर मारेंगे, और हमारी फौजों ने घुसकर मार के दिखाया। हमारी फौजें अंदर गई, हमारी फौजें अंदर घुसकर हमारी फौजों ने ये दिखाया कि अब हम वो नहीं है। और उतना ही नहीं है, केवल ये पाकिस्तान की बात नहीं है। देखिए, डोकलाम के समय हमारी फौजों ने चीन को भी जिस प्रकार से रोका है, एक नया भारत है। हमारी फौजों में ये ताकत हमेशा थी। उरी के बाद बालाकोट, हाँ नहीं, ये देखिए, हमारी फौज में ये ताकत हमेशा थी, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसमें हिम्मत नहीं थी। वो पॉलिटिकल लीडरशिप डर जाती थी, कभी अमेरिका के दबाव में, कभी किसी और के दबाव में, कभी इंटरनेशनल कम्युनिटी के दबाव में। ये सारी जो बातें चलती थी ना, मतलब एक बार अटल जी ने जैसे कहा था कि चीन छीन देश का गुलाब ले गया, ताशकंद में वतन का लाल सो गया, हम सुलह की शक्ल सवारते रहे और जीत जीत करके बाजी हारते रहे। इस प्रकार की अवस्था
हमको ये दिखाई पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब परिस्थिति ऐसी है कि हमारी सरकार ने दुनिया में और विशेष रूप से हमारे पड़ोसियों के सामने ये प्रतिमा बनाई है कि इनसे उलझना ये अब आसान काम नहीं रहा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मैं जब एक चीज को और पूरा करना चाहता हूं, क्योंकि मैं उस चीज को नहीं कहूंगा तो मेरा उत्तर अधूरा रहेगा। मैं विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहूंगा हमारे एडवोकेट उज्जवल निकम जी का। आज सुबह थे वो यहाँ। हाँ, और ये उज्जवल निकम जी ने ये बात को प्रतिपादित किया कि अगर 12 एफआईआर रखेंगे तो जिंदगी में ये केस समाप्त नहीं होगा, इसको एक एफआईआर में कन्वर्ट किया जाना चाहिए। और जिस समय मैं मुख्यमंत्री था और एक केस चल रही थी। नहीं, मैं एक जो आप बात की मैं घुमा देते हैं, मैं आज बड़ा स्पष्ट से पूछ लेता हूँ। उज्जवल निकम जी से तो हमने पूछ लिया सब कुछ जो पूछना था। आप ये बताइए, कसाब के ट्रायल के लिए आपने क्या क्या बात की थी, उज्जवल निकम जी के साथ आपकी क्या बात हुई थी, वो आप दोनों की बात है। मगर आज मैं चाहूंगा कि पांचजन्य के दर्शक पाठक वो कहानी भी जाने। नहीं, देखिए, कसाब के ट्रायल के लिए बहुत सारी चीजें हम लोगों ने की और उज्जवल निकम जी जिस प्रकार से हमको गाइड करते थे, सरकार का विल हमने उनके पीछे खड़ा किया। और विशेष रूप से इसमें पाकिस्तान के षड्यंत्र को अगर उजागर करना है तो डेविड हेडली इसके साक्ष्य होना बहुत जरूरी था। और डेविड हेडली ये अमेरिका के जेल में भी था और एक प्रकार से उनके संरक्षण में भी था। तो मैंने स्वयं उस समय फिर मुझे उज्जवल निकम जी ने कहा कि हम भले ही उसको ऑनलाइन उसकी साक्ष्य करें, वर्चुअल साक्ष्य करें, लेकिन यह साक्ष्य बहुत महत्व की है। इससे पाकिस्तान का पूरा षड्यंत्र ये ध्यान में आएगा और इस केस की अंतिम कड़ी ये है। तो मैंने फिर एनएसए साहब से बात की, पीएम साहब से बात की और उनको मैंने कहा कि आप अमेरिका से बात करके ये परमिशन दिलवाइए कि उज्जवल निकम जी और हमारे लोग जो है वहां जाए और वहां पर जाकर उनके सिस्टम के अनुसार उनके जजेस के सामने उसको डिपोज करें। और उसके बाद उस प्रकार की परमिशन मिली, वो परमिशन लेकर वो वहां गए, वहां के सिस्टम के अनुसार वहां पर अर्जी करके उनके जजेस के सामने वो परमिशन लेकर कंप्लीट डिपोजिशन हुआ। और वो डिपोजिशन ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि उस डिपोजिशन ने ये सारी कड़ियां मिलाई कि कैसे पाकिस्तान की सरकार ने कसाब और ये सारे आतंकवादियों को पैसा देकर रिक्रूट किया था, ट्रेन किया था, रिसोर्सेज दिए थे, कैसे आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी इसके पीछे थी। ये सारी चीजें उससे स्पष्ट हुई और उसके बाद ये फैसला जो आया वो हम सबने देखा। मतलब जो कड़ियां बिखरी हुई दिखाई दे रही थी उसमें पीछे आप तार जोड़ने का काम पीछे से आप कर रहे थे। नहीं, ये अनुमतियां बहुत सरल नहीं होती अगर मैं कहूं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि अगर मोदी जी की सरकार नहीं होती तो अनुमति मिलती नहीं, क्योंकि डेविड हेडली को उसकी तफ्तीश करने के लिए या नहीं और अमेरिका ने, यूएसए ने किसी और को परमिशन नहीं दी, किसी को नहीं दी, क्योंकि एक प्रकार की जेल में उसको एमनेस्टी थी। वहां पर केवल मोदी जी की सरकार के कारण जो एक मोदी जी के अपने संबंध थे, जो उन्होंने एक बायलैटरल रिलेशन तैयार किया था और भारत का जो महत्व बढ़ा था, इसके कारण ये परमिशन मिल पाई। मुंबई पर जो हमला था वो आतंकी तो था ही, मगर इसके साथ ही भारत की आर्थिक राजधानी जिसे कहते हैं, उस आर्थिक राजधानी की कमर कैसे तोड़ी जाए इसकी भी पूरी तैयारी थी। उस आघात से तो हम निकले, मगर मुंबई वापस पटरी पर जीवन कैसे आया, आर्थिक गति मुंबई ने कैसे पकड़ी? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। ये हमला इतना सुनियोजित था। आप टारगेट्स देखिए इसके। तो ये ताज होटल जहां हम बैठे हुए हैं, ये ताज होटल जो है ये दुनिया भर के केवल टूरिस्ट नहीं, डिप्लोमेट्स यहां होते हैं। दुनिया भर की डिप्लोमेसी यहां होती है। जो ट्राइडेंट होटल है वहां पर कई लोगों के ऑफिसेस है, कई फॉरेन कंपनीज के ऑफिसेस है, या फिर अलग अलग प्रकार से लियोपोल्ड कैफे
जहां पर ऑलवेज हमेशा फॉरेन टूरिस्ट रहते हैं, ऐसा बिल्कुल चुन चुन कर जहां ज्यूइश लोग रहते हैं, तो एक प्रकार से एक प्रकार से इसका प्लानिंग ऐसा किया गया था कि देश के आर्थिक राजधानी पर तो वो एक हमला था ही, लेकिन भारत की सार्वभौमता पर वो हमला था और एक दुनिया को संदेश था इस माध्यम से, क्योंकि एक इस हमले से पाकिस्तान ने या इन आतंकवादियों ने देश के दुनिया के कम से कम 50-60 देशों को चेताया, सूचित किया कि भारत के साथ आप अगर व्यवहार करोगे तो आपके लोग भारत में हम सुरक्षित नहीं रहने देंगे। तो एक बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र ये था। लेकिन मैं वापस मुंबई की जनता का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मुझे आज भी याद है, मैंने कभी ये बात कही नहीं, लेकिन जिस दिन ये सारा हमला हुआ था तो मैं एमएलए हॉस्टल में रहता था, लियोपोल्ड कैफे के बिल्कुल सामने हमारा एमएलए हॉस्टल था बिल्कुल। और उस दिन एक श्रीलंका से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए थे, मेरे मित्र थे, उससे पहले यूएस में एक प्रोग्राम में मेरे साथ थे। तो उनका मुझे फोन आया, तो उन्होंने कहा मैं आया हूँ, तो मैंने उनको डिनर पे इनवाइट किया। तो मैंने उनको कहा कि हम ताज में डिनर पे चलते हैं। मैंने कहा फॉरेन से आए तो चलो इनको कहीं ठीक जगह ले जाना चाहिए। तो हमारा तय भी हुआ कि ताज में हम डिनर पर आएंगे। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि देवेंद्र जी, इज इट पॉसिबल दैट वी गो समवेयर अराउंड द एयरपोर्ट? तो मैंने कहा हाँ ठीक है भाई, अराउंड द एयरपोर्ट। अब हयात होटल था तो हम लोग हयात चले गए और वहां हयात में हम डिनर पे बैठे थे, तभी ये सारी घटनाएं शुरू हुई। तो उस समय की मुंबई वो पूरी मैंने देखी है, वो अनुभव की है, क्योंकि हम लोग हयात से निकले, उसके बाद हम लोगों ने वो जो वहां पर एक टैक्सी में जो बम धमाका हुआ था, उसके बाद वो करीब करीब देखा नहीं लेकिन सुना हमने, मतलब इतना करीब से ये सारी चीजें हमने देखी। फिर हम तो यही थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 3-4 दिन जो चले गए और उसके बाद एक गुस्सा भी फूटा लोगों का, लोग रास्तों पर भी आए, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से मुंबई ने अपने आप को संभाला, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुंबई के लोगों ने इस घटना का विरोध किया, इसका निषेध किया, इस पर आक्रोश किया, लेकिन मुंबई के लाइफ को डिस्टर्ब नहीं होने दिया। जो आतंकवादी चाहते थे कि एक डरी सहमी मुंबई अपने घरों में बैठी रहे और मुंबई की सड़कें खाली हो जाए और लोग अपने बच्चों को बाहर न निकलने दे, ऐसा कुछ मुंबई में नहीं हुआ। मुंबई के लोगों ने आतंकवादियों के जो उनकी मंशा थी, उस मंशा को पस्त कर दिया। पूरी मुंबई बाहर निकली, मुंबई ने अपने सारे कामकाज शुरू किए, बच्चे स्कूलों में गए, लोगों ने अपनी नौकरियों को जाने का पूरा जो प्रबंध था वो किया। तो मुझे लगता है कि एक दिन में ये मुंबई खड़ी हुई और इससे जो आतंकवादियों की मंशा थी उसको हम परास्त कर पाए। मुंबई के इस संकल्प को मैं एक अलग तरीके से समझना चाहूंगा। जो आर्थिक राजधानी पर चोट थी और आज भारत जो चल रहा है, आज प्रधानमंत्री 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। मुंबई में ही देश के शीर्ष उद्योगपति उद्यमी अंबानी जी तो 40 ट्रिलियन की बात वो कर रहे हैं और $40 ट्रिलियन इकोनॉमी की वो बात कर रहे हैं। तो देश की अर्थव्यवस्था का ये कायाकल्प कैसे होगा और उसमें मुंबई का संकल्प कितना काम करेगा, कैसे करेगा? आप इन्वेस्टर्स के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि मुंबई ये एक आर्थिक राजधानी नहीं है, तो एक प्रकार से एक ये ग्रोथ इंजन है। आज हम लोग विचार करें तो देश के करीब करीब 30% स्टार्टअप्स ये महाराष्ट्र में और मुंबई में, और देश के 25% यूनिकॉर्न्स ये भी महाराष्ट्र में मुंबई में। तो एक प्रकार से जो नई अर्थव्यवस्था है, ये नई अर्थव्यवस्था ये जिस गति से आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि हम लोग एक अपनी गति होती है, एक अपना 7%, 8%, 9% से हम ग्रो करते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था आगे जाती है। जो देश में आज में हम सबसे तेजी से गतिशीलता के साथ जाने वाली अर्थव्यवस्था है। लेकिन डिजिटल इकोनॉमी एक ऐसा डिसरप्शन है कि जो इसकी गति बहुत तेजी से बढ़ाता है।
जो वैल्यू बहुत प्रचंड तरीके से क्रिएट करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गतिशीलता अर्थव्यवस्था की है, इसको लाने का काम ये मुंबई करेगी। और हम लोगों ने प्रयास ये किया है कि मुंबई और मुंबई के आसपास, यानी मैं मुंबई को केवल मुंबई आइलैंड सिटी नहीं मानता, ये जो एमएमआर रीजन है, ये एमएमआर रीजन एक ग्रोथ सेंटर के रूप में आने वाले दिनों में काम करेगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि जैसे हम लोग तो चाहते हैं कि महाराष्ट्र को हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी करना चाहते हैं, लेकिन अकेले मुंबई में ये पोटेंशियल है कि मुंबई और एमएमआर रीजन कैन बी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। और उस दृष्टि से हम लोगों ने बड़े पैमाने पर निवेश शुरू किया है। और इसका सबसे बड़ा जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी करने के लिए जो सबसे महत्व की बात है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज हम लोग मुंबई को नई मुंबई से जोड़ रहे हैं। 22 किलोमीटर की सी लिंक हमने शुरू कर दी, जिसका काम अगले साल पूरा होगा। इससे तीसरी मुंबई हम बसाएंगे। अभी 2 मुंबई है, एक न्यू मुंबई है। ये तीसरी मुंबई जो मुंबई से बड़ी मुंबई होगी, जो हमारा न्यू मुंबई एयरपोर्ट है, ये न्यू मुंबई एयरपोर्ट भी हम लोगों ने ही शुरू किया है। इसका काम भी करीब 2024 के मार्च तक पूरा होगा। उसके विसिनिटी में एक नई मुंबई, ये जो नई मुंबई होगी, आज देश के सबसे ज्यादा डेटा सेंटर्स ये वहां तैयार हो रहे हैं। देश के डिजिटल इकोनॉमी का सारा केंद्र ये नई मुंबई बनेगी। और इंडस्ट्री 4.0 का भी केंद्र, ये जो सारा मुंबई का नया एरिया है, ये सारी इकोसिस्टम हमारी तैयार करेगी। साथ में हम लोग एक नया पोर्ट तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि आज हमारा जो जेएनपीटी पोर्ट है, ये जेएनपीटी पोर्ट हमारा जो कंटेनर ट्रैफिक है, इसका 60-65% हैंडलिंग ये जेएनपीटी अकेला पोर्ट करता है। आज हमारी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की क्षमता है हमारी दुगनी हो सकती है, लेकिन जेएनपीटी पर उतनी क्षमता नहीं खड़ी हो सकती। अब जितनी भी हम कर सकते थे हम कर रहे हैं। हमको एक और बड़े पोर्ट की आवश्यकता है। इसलिए हम लोग वाड़भण में एक नया पोर्ट तैयार कर रहे हैं। और ये पोर्ट की नेचुरल ड्राफ्ट जो है, ये जेएनपीटी से डीप ड्राफ्ट है। ये ऐसा ड्राफ्ट है कि दुनिया की सबसे बड़ी आज तक की बनी हुई शिप भी वहां पर पहुंच सकती है। और ये जो पोर्ट है, ये पोर्ट हमारे महाराष्ट्र को, मुंबई को और हमारे देश को 10 साल आगे ले जाएगा। क्योंकि आज हमारा जो बॉटलनेक हुआ है, आज इतने बड़े पैमाने पर हम लोग एक्सपोर्ट इकोनॉमी खड़ी कर रहे हैं, लेकिन उतने तेजी से एक्सपोर्ट करना है तो उतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास चाहिए। वो इंफ्रास्ट्रक्चर ये पोर्ट तैयार करेगा। जेएनपीटी से ज्यादा क्षमता हैंडल करने की ताकत ये पोर्ट की होगी। और इसके साथ साथ महाराष्ट्र में हमने जो नागपुर मुंबई कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे तैयार किया है, इसकी पोर्ट कनेक्टिविटी हमने अब क्या कर दिया है कि पहले शायद मुंबई या एमएमआर रीजन, पुणे, नासिक, ये पोर्ट कनेक्टेड था। अब पूरा महाराष्ट्र हमने पोर्ट कनेक्टेड कर दिया है, क्योंकि ये रोड के कारण पोर्ट की कनेक्टिविटी हमारे करीब 20 जिलों तक चली जाएगी। तो एक बहुत बड़ी इकोसिस्टम उसके माध्यम से हम लोग खड़े रहे हैं। और ये केवल एक महामार्ग नहीं है, ये एक इकोनॉमिक एक्सप्रेसवे है, ये एक फाइनेंशियल एक्सप्रेसवे है। जिस प्रकार से हमने देखा कि सियोल टू बुसान एक एक्सप्रेसवे बना और आज पूरे साउथ कोरिया की अर्थव्यवस्था वो रोड डिसाइड करता है, उसी प्रकार से ये जो रोड हमने तैयार किया है, इस रोड से आने वाले कल की पूरी अर्थव्यवस्था का संचालन होगा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि मुंबई, एमएमआर रीजन और महाराष्ट्र ये देश की अर्थव्यवस्था की नींव है। स्पष्टता के साथ आपने आज हमारे दर्शकों के साथ, हमारे पाठकों के साथ साझा किया, जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं उनके साथ साझा किया है। हम बहुत आभारी हैं। और मुझे पता है अभी दिल्ली से आप आए हैं और फिर अभी आपको थोड़ी देर में गोवा, जी मुझे सावंतवाड़ी जाना है, सावंतवाड़ी। हाँ, और ऐसे में आप अपने अति व्यस्त समय में से आपने समय निकाला हमारे लिए, हम आपके हृदय से आभारी हैं। थैंक यू। मैं शिवम जी से और आशीष जी से आग्रह करूंगा कि हमारा एक जो वो फ्रेम चित्र है वो देवेंद्र जी के कार्यालय में लग सके, यहाँ पर भेंट करें और फिर कार्यालय में पहुंचाने की उसको व्यवस्था भी करें। शिवम जी यहाँ पर हैं, वो चित्र लेकर आए। और मैं चंद्र प्रकाश जी से आग्रह करूंगा, रतन शारदा जी से आग्रह करूंगा कि कृपया आप आए और उप मुख्यमंत्री जी को वो चित्र दें, जिससे वो संकल्प, मुंबई का संकल्प, पांचजन्य का संकल्प वो उस दीवार पर लगे और वो हमारा जो मंतव्य है वो
दीवार पर लिखा हुआ है, स्पष्ट है, ना भूलेंगे ना माफ करेंगे। यही हमारा आज का संकल्प है। आप आगे आ जाइए, इधर आइए, आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए। हाँ, एक कल हम ऐसी ही एक पुष्पांजलि प्राचीर यहाँ गेटवे ऑफ इंडिया पर हमारा लगाने का मन है। आप सभी वहां जाना चाहें तो मैं अवश्य आप सबसे आग्रह करूंगा कि वहां जाएं और जो 26/11 के बलिदानी हैं उन्हें पुष्पांजलि दें और मुंबई के इस प्रण को, देश के इस प्रण को प्रणाम करें, अपना योगदान दें। बहुत बहुत एक आग्रह है, क्योंकि देवेंद्र जी है, किताब का विमोचन हुआ है, जो किताब की आपकी टीम है वो आ चुकी है, तो दिनेश मानसेरा और बाकी जो टीम है जिसने की कलेक्शन किया है, अगर वो उनके संग एक फोटो हो जाएगा तो उत्साहवर्धक होगा। दिनेश मानसेरा और अश्विनी, आप दोनों जल्दी से मंच पर आए। हाँ, जल्दी आइए। शिवम, ये वाली आइए, आइए। ये तो ये हुआ है। ये हाँ, हाथ लगाइए। अश्विनी, तुम साथ। ठीक है, ये भी मेरा ये अश्विनी। देवेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको धन्यवाद। एक जोरदार तालियों के साथ देवेंद्र जी का